बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। हम पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स हैं वो देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। फिर वर्चुअलाइजेशन के अंदर कुछ मज़ीद आगे इसकी टाइप्स हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बेसिकली है क्या, देखें। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको कोई बंदा, कोई यूज़र्स, कोई क्लाइंट्स उसको इस्तेमाल करता है उसमें डाटा स्टोर करने के लिए, उसमें से डाटा एक्सेस करने के लिए, उसकी सर्विस को लेने के लिए, उसमें से ही कोई सॉफ्टवेयर को लेने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें से हम डाटा को स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हम वहाँ से डाटा लेते हैं, हम वहाँ से उससे कोई सर्विस लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर हम परचेज़ करके उससे हम काम लेते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और की बुक में कुछ की हैं इसमें फीचर्स, हम उसको पहले डिस्कस करते हैं कि उसमें की फीचर्स के कौन कौन से हैं। देखें, सबसे पहले इसमें कहते हैं कि ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो डाटा स्टोर कर सके। इसमें पहली बात ये है, और किसी भी एप्लीकेशन को रन कर सके ऑनलाइन। ठीक है, इसका जो की फीचर है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि पास यहाँ पर स्पेस नहीं थी, तो इसका जो पहला की फीचर है आप नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि आपके पास जो पहला की फीचर है वो क्या है कि आप किसी भी डाटे को क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन रन करवा सकते हैं। इसका ये पहला की फीचर है। जिसका जो अगला की फीचर है वो कहता है इसमें जो सर्विसेज हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी टाइम। क्लाउड की सर्विस को हम किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर डिपेंड करता है किसी भी जगह बैठ के थ्रू द इंटरनेट को इस्तेमाल किया आपने, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने किसी भी जगह पे बैठ के क्लाउड की सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, इसका सेकंड की फीचर है। थर्ड इसका ये है कि आप इसको कुछ पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप उसकी सर्विस लेते हैं, सर्विस लेके आप उसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हो गया। चौथा इसका ये हो गया कि रिड्यूस करता है आपकी नीड को, यानी कि आप जो हार्डवेयर, एक्सपेंसिव हार्डवेयर कम आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप महंगे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उनकी नीड को कम करता है और आपको बहुत कम पैसों के अंदर को कम पैसे लेके आप उसको थोड़े से पैसे परचेज करके उसको दे के आप उसकी सर्विस को लेते हैं। ठीक है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो इसके बेसिक कंसेप्ट के बाद इसके अंदर आता है वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन है क्या, देखें। वर्चुअलाइजेशन बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करती है एक सिंगल फिजिकल मशीन को, यानी कि आपके पास एक मशीन है, आपके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है, फिजिकल सिंगल है, ऐसी मशीन है टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन। यानी कि आप उसमें क्या करते हैं, उस बड़ी मशीन को आप डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे डिवाइस, मतलब उसी डिवाइस को हम जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। ये क्या होगी, वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक डिवाइस बनाई हुई है डायग्राम के अंदर कि ये एक फिजिकल लार्ज डिवाइस है। फिर मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इस तरह से, देखें ये पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मीन के मैंने क्या किया, इस डिवाइस को मैंने जब इस छोटे छोटे पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया हुआ है तो ये आपके पास देखें सिंगल फिजिकल डिवाइस है ये, लेकिन जो रन होगी ये काम करेगी मल्टीपल वर्चुअल मशीन की तरह काम करेगी। मीन के ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे काम करेगा, यानी कि पूरा एक कंप्यूटर है, ऐसे काम करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। इसकी विंडोज़, इसकी एप्लीकेशंस अपनी अपनी होंगी। ठीक है, इसकी स्टोरेज भी क्या होगी, अपनी अपनी। यानी कि मेरे पास पहला ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर इसको काउंटिंग करें तो ये मेरे ख्याल से 12 बनते हैं। मतलब मैंने क्या किया, हर एक पार्ट का मैंने एक अकाउंट बना दिया, उस अकाउंट को मैंने क्लाइंट को दे दिया। ठीक है, वो क्लाइंट, वो यूज़र सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल करेगा। इसकी विंडो, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी स्टोरेज, इसके अंदर जो सर्विसेस हैं उसकी अपनी अपनी होगी। ये इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली ऐसे काम करेगा जैसे एक सेपरेट कंप्यूटर काम कर रहा होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। यानी कि आपके पास एक लार्ज कंप्यूटर था, लार्ज मशीन थी। ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, वर्चुअलाइज कर दिया उसको आपने। ठीक है, अब ये एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा है, ये एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा है, ये एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा है, ये एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, हर को एक एक यूज़र अलग अलग इस्तेमाल कर रहा है, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर देखें, बुक पे आप देखिएगा। फिर कहते हैं वर्चुअलाइजेशन के अंदर कुछ फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें देखें सबसे पहले कौन सा, स्केलेबिलिटी। कौन सा है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, देखें आप एक एग्जांपल पहले समझ लें कि एग्जांपल में जब आपके पास एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को रन कर रहे हैं, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसको आप चला रहे हैं। ठीक है, आपके उस वेबसाइट के ऊपर जो कस्टमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, मिनिमम आपके कम से कम हैं
लेकिन एकदम एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी वेबसाइट के कस्टमर बहुत बढ़ जाते हैं। तो मीन कि जो आपकी जो वेबसाइट थी वो पहले स्टोरेज कुछ ले रही थी, लेकिन जैसे आपके कस्टमर बढ़े तो स्टोरेज क्या करेगी, वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा देगी। एग्जांपल सुन लें आप, आपके बोर्ड की एग्जांपल है, जब भी आपके पास एक रिज़ल्ट आता है मैट्रिक का या एफएससी का, तो पहले देखें उस रिज़ल्ट से पहले आप अगर वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं तो वेबसाइट प्रॉपर्ली काम करती है। लेकिन जब वेबसाइट आपका रिज़ल्ट होता है उस दिन बहुत स्लो काम करती है, कभी कभार तो वो चलती भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही कस्टमर बढ़ते हैं, जैसे यूज़र इस्तेमाल करने वाले बढ़ते हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। मीन उसके स्टोरेज में क्या आता है, काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है। वो कहते हैं स्केलेबिलिटी एक ऐसा फीचर है जो आपकी स्टोरेज को इनक्रीज़ कर देता है जब आपके उस वेबसाइट के ऊपर कस्टमर या क्लाइंट्स बढ़ते हैं। कोई शॉपिंग देख लें, आप कोई शॉपिंग वेबसाइट है, कोई ईद का मौका आता है, ठीक है, ईद के मौके के ऊपर कस्टमर बढ़े, सेलिंग परचेजिंग बढ़ी, ठीक है, ट्रांजैक्शन बढ़ी, तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट को स्टोरेज मैक्सिमम चाहिए होती है। जितना आपके कस्टमर बढ़ते गए वैसे वैसे आपकी स्टोरेज हमें चाहिए होती है। तो स्केलेबिलिटी बेसिकली एक ऐसा फीचर है, जैसे जैसे आप कोई वेबसाइट को, जैसे जैसे आपके सॉफ्टवेयर को वो स्टोरेज चाहिए होगी, वैसे वैसे वो स्टोरेज को इंक्रीज़ करता आएगा। ठीक है, स्टोरेज को इंक्रीज़ करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्केलेबिलिटी बोलते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये देखिए, इंक्रीज कंप्यूटर रिसोर्स सर्विसेज स्टोरेज व्हेन डिमांड्स राइजेस सपोज ऑनलाइन वेब स्टोर, ये आपकी बुक पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़िएगा देखिएगा। अच्छा, इसके बाद है इलास्टिसिटी। ये क्या होता है, देखिए जब आपकी उस वेबसाइट को आप स्टोरेज चाहिए मैक्सिमम, इनके आपके कस्टमर बढ़े, क्लाइंट्स बढ़े, तो स्टोरेज क्या हो चाहिए, आपको मैक्सिमम चाहिए। तो इलास्टिसिटी एक ऐसा फीचर है जो खुद ब खुद जैसे जैसे आपकी स्टोरेज आपको नीड होती रहेगी वैसे वैसे ये फीचर क्या करेगा, आपके स्टोरेज को आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करना, ऐसा फीचर जो ऑटोमेटिकली आपको स्टोरेज को इंक्रीज कर देता है। देखिए, स्केलेबिलिटी का मतलब स्टोरेज को बढ़ाना, इलास्टिसिटी का मतलब होता है ऑटोमेटिकली बढ़ाना। इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो सपोज ऑनलाइन स्टोर जिसके ऊपर आप सडनली आपके जो ट्रैफिक है इंक्रीज होती है, जब भी कोई सेल आपकी बढ़े, ठीक है, कोई इवेंट्स के ऊपर वो आ गया। ठीक है, लास्ट में आता है ऑन डिमांड एक्सेस। देखिए, अगर आप किसी कॉलेज के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने उस कॉलेज के प्रोजेक्ट की मल्टीपल फाइल्स को आपने स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर करते करते ऐसा हुआ कि आपकी फाइल्स बढ़ी, जैसे आपकी फाइल्स बढ़ी आपको स्टोरेज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मतलब उनके अकॉर्डिंग चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी उस प्रोग्राम्स की, उस प्रोजेक्ट की फाइल्स बढ़ती हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टोरेज भी चाहिए क्लाउड के ऊपर। ठीक है, अच्छा बाद में ऐसा होता है कि जब हम उन फाइल्स को वहाँ पे स्टोर करते हैं, हमें वो स्टोरेज चाहिए। एंड कुछ वक्त के बाद ऐसा होता है कि हमने उस स्टोरेज को, मतलब उन फाइल्स को हमने, हो सकता है हमने रिमूव कर दिया हो सकता है हमने वहाँ से हटा दिया हो, हमारी जो स्टोरेज है वो वहाँ पे क्या हो गई, इस टाइम इस्तेमाल करना कम हो गई। तो ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी फाइल्स बढ़ती हैं तो हम डिमांड के मुताबिक उन फाइल्स को वहाँ पे रखवा देते हैं, हमारी स्टोरेज वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारी डिमांड कम हुई, ठीक है, उस डिमांड के मुताबिक हमारी स्टोरेज भी क्या हो गई, ऐसा ऐसा कम हो गई। तो ऑन डिमांड के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड आपको आपकी डिमांड के मुताबिक ही आपको प्रोवाइड करता है। जितनी आपकी डिमांड है आप उतनी ही लें उसको, आपकी डिमांड नहीं है आपको छोड़ दें, इस्तेमाल करना ना, उसको इस्तेमाल ही ना करें आप। ठीक है, अगर आपके पास एक फिजिकल कंप्यूटर होता, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की फाइल को अपने सेव करना है, ठीक है, उसके लिए आपको फाजिल 1 TB चाहिए। आपने फाइल को स्टोर किया, 1 TB आपने परचेज़ की, बहुत महंगी आती है, कॉस्टली होता है काफ़ी है, आपके हार्डवेयर काफ़ी कॉस्टली है SSD के अंदर। ठीक है, आपने उसको परचेज़ कर लिया, आपने उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, फाइल्स वहाँ से रिमूव कर दी, अब वो स्टोरेज के आपके लिए वेस्ट है, उसको कोई काम की नहीं है, आपने उसके पैसे तो भर दिए। लेकिन क्लाउड कहते हैं कि जब तक आपकी हाउस के अंदर आपको स्टोरेज चाहिए, आप डिमांड के मुताबिक इस्तेमाल करें और आपको पैसे पे करें। जैसे आपकी डिमांड ख़त्म हुई वैसे ही आपने उसको वहाँ से उस फीचर को हटा दिया। तो क्लाउड आपके पास क्या है, फिजिकल है, मतलब फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने फाइल के उन प्रोजेक्ट्स को हम वहाँ पे सेव करते हैं। तो ये तो सबके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कंसेप्ट है, जिसमें हमने उसका बेसिक कंसेप्ट देखा, फिर स्केलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ऑन डिमांड एक्सेस क्या है।
ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उस चैप्टर के अंदर हमने 3 तरह के सर्विसेज को डिस्कस करना है, ठीक है। उसका जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारे पास मॉडल्स हैं, डिप्लॉयमेंट का हमने मॉडल डिस्कस करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो आज का इतना ही टॉपिक था, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस लेसन में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।